सकते हैं। प्राइस लीडरशिप का मतलब होता क्या है? देखो, ये इंटरडिपेंडेंस का वो है। अब यहाँ पे फर्में ये मानकर चल रही हैं, यहाँ पे फर्में ये मानकर चल रही हैं कि भाई मिलजुल के काम करो तो ही फ़ायदा है, अलग अलग ऐसे अपने अपने प्राइस रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब नुकसान में जाएंगे। तो प्राइस लीडरशिप जो है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को किस प्राइस पे बेचना है उसी का ही एक टाइप है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस के अंदर आया ना कि भाई वो टॉपिक किस चीज़ का है, टॉपिक किस चीज़ का है वो, कि अब अल्पाधिकार बाजार के अंदर संतुलन किस तरीके से स्थापित होगा, कीमतें किस तरीके से निर्धारित होंगी। तो मैंने बोला उसमें दो टॉपिक हैं, एक है कार्टेल और एक है प्राइस लीडरशिप। हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कीमत नेतृत्व, नेतृत्व इस तरीके से लिखेंगे शायद। तो ये क्या होता है? कीमत नेतृत्व का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक मार्केट के अंदर 5 फर्म हैं, ओलिगोपोली के अंदर 5 फर्म हैं, ठीक है। तो उसमें से एक फर्म जो होगी, एक फर्म या एक उत्पादक, वो क्या बनेगा? वो बनेगा लीडर। ठीक है, मान लो ये ए फर्म है, ये बनेगा लीडर, और बाकी की जो फर्म है, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म और ई फर्म, वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगी? अपने लीडर को फॉलो करेंगी। ये जो चारों की चारों फर्म होंगी, ये जो है ये इसको फॉलो करेंगी। मतलब कि जो प्राइस ये रखेगा, जो प्राइस, जो भी कीमत ये अपने प्रोडक्ट की रखेगा, वही कीमत ये भी रखेंगी, बी सी डी ई। अगर वो जो मर्जी करेगा, लीडर जो भी करेगा, फॉलोवर जो हैं उनको फॉलो करेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर लीडर बेच रहा है 5 रुपये में, ठीक है, और ये कह रही हैं हम तो नहीं बेच रहे 5 रुपये में, तो भाई ये मार्केट में टिक ही नहीं सकती। बी सी डी ई अगर ये अपनी मर्ज़ी के प्राइस रखेंगे तो ये मार्केट में टिक ही नहीं सकती हैं, ये बाहर हो जाएंगी मार्केट से। इन्हें वही करना पड़ेगा जो लीडर फर्म कर रही है। क्वेश्चन ये है, लीडर कैसे बनते हैं मार्केट के अंदर? एक फर्म लीडर कैसे बन जाती है कि भाई जो ये करेगी हम भी वही करेंगे? लीडर कैसे बनी ये ए फर्म? इसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि ये लीडर बन गई? तो ये आपको ज़रा समझना है। इस फर्म के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये लीडर बन गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे कैसे लीडर बन सकते हैं कि बाकी के फर्म उनको फॉलो करें। देखिए इसके अंदर 4 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन होती है वो होती है ये, इसको कहते हैं बाय लो कॉस्ट फर्म, बाय लो कॉस्ट फर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये लीडर ऐसे बन गई, बाय लो कॉस्ट फर्म का मतलब ये है, ये लीडर ऐसे बन गई कि ये जो पांचों फर्म है ना, जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे थे, ए फर्म जो है, ए फर्म भी वही बना रही है, बी भी वही बना रही है, सी भी वही बना रही है, डी भी वही बना रही है और ई भी वही बना रही है। लेकिन जो ए फर्म है ना, ए फर्म की जो उत्पादन की लागत है वो इन पांचों में सबसे कम आ रही है, सबसे कम आ रही है ए की। बी सी डी ई की लागत इनसे ज़्यादा आ रही है, लेकिन ए की सबसे कम आ रही है, सबसे कम। तो सिंपल सी बात है, इसकी लागत सबसे कम आ रही है तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। और अगर इसने जो प्राइस रखे, ये तो कुछ भी रख सकती है ना, इसकी तो लागत कम आ रही है, ये तो कितने भी कम से कम रख सकती है, लेकिन ये वाली जो हैं ये कम नहीं रख सकती, इनकी लागत तो अलग आ रही है, उनकी लागत अलग आ रही है। जैसे समझिए, मान लो ए की जो लागत है ना, ए की जो लागत है वो 3 रुपये आ रही है, 3 रुपये की लागत आती है, ठीक है, और वो जो है 10 रुपये में बेचती है, 10 रुपये में सेल करती है प्रोडक्ट को। ए फर्म की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बी फर्म है, बी सी डी बाकी की जो हैं, बी सी डी ई, इनकी जो लागत आती है वो आती है 7 रुपये,
वही प्रोडक्ट बनाने की 7 रुपये की लागत आती है, और ये भी कितने में बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं 10 रुपये में। अब अगर मान लीजिए ये बेटा ये जो है, ये तो बेटा 9 रुपये में भी बेच सकती है, 8 में भी, 7 से में भी, 6 में भी, 5 में भी, 4 में भी, कितने रुपए में भी बेच सकती है ये, क्योंकि उसकी लागत तो 3 रुपये की आ रही है ना। लेकिन जो ये है बेटा, ये BCDE, ये बेटा 9 कर देंगे, 8 कर देंगे, 7 रुपये पे तो जो है 7 रुपये पे तो जो है वो बना ही रहे हैं, 7 में बनाएंगे, 7 में बेचेंगे, तो फिर खाएंगे क्या। तो इस वजह से वो जो फर्म ए है वो लीडर बन गई, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आ रही है। तो जो लीडर करेगी, जो फर्म ए करेगी, वो BCD को रखना पड़ेगा, जो वो प्राइस रख रही है उसको भी वही रखने पड़ेंगे। तो लो कॉस्ट फर्म का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसकी लागत सबसे कम, वो लीडर बन जाएगी, जो भी उस प्रोडक्ट को सबसे सस्ते पे सस्ते बना दे। दूसरा जो इसके अंदर होता है, दूसरा जो इसके अंदर केस होता है, वो होता है बाय द डोमिनेंट फर्म। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे लीडर बन गया, इसका मतलब क्या है। बाय द डोमिनेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा, मतलब कि 5 फर्म है ABCDE। ये तो लागत का था कि मेरी कॉस्ट सबसे सस्ती आ रही है, तो जो मैं करूँगी वही करिए, आप भी वही रखिए। ये है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा, मतलब कि ये 5 फर्म है ABCDE। मान लो, लागत वाला भूल जाइए, मान लो जो ए फर्म है ना, टोटल 100% माल बिकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसमें से जो ए है 75% पोर्शन जो है, जो भी प्रोडक्ट बिकता है वो केवल ए ही बेचती है, केवल और केवल ए। बाकी जो B, C, D और E है वो केवल 25% ही सप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि ये छोटी फर्में हैं, ये इतनी बड़ी फर्में नहीं है। 75% मार्केट जो है वो केवल एक ही है, और बाकी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं BCD, वो केवल 25% ही बेच पाती है। चारों मिलाकर 25% की सप्लाई करती है, और ए अकेली 75% बेच रही है। तो सिंपल सी बात है, वो लीडर है। जो ए करेगी वो BCDE को जो है करना पड़ेगा, मजबूर है, क्योंकि वो छोटी फर्म है, और ए जो है वो बड़ी फर्म है। अच्छा, तो वो लीडर बन गई। यहाँ पे जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी वो लीडर बन जाएगा, तो जो वो करेगी वही करना पड़ेगा सबको भी। तीसरा जो इसके अंदर होता है, इसको कहते हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इसका क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का मतलब ये होता है कि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी ओल्ड फर्म है, या जो एक्सपीरियंस फर्म है, जो भी पुरानी फर्म है, या जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो कौन बनेगी, वो बनेगी लीडर। मतलब कि मान लीजिए 5 फर्म है ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे कोई छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, लागत भूल जाइए। अब कोई भी एक फर्म, जैसे मान लो ये एक ए फर्म है, ये जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी प्रिडिक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है कि फ्यूचर के अंदर इतनी मांग होने वाली है, इतनी पूर्ति होने वाली है। क्योंकि ये क्यों कर सकती है, ये चारों नहीं कर सकती ये काम, ये नई फर्में हैं। जो ए फर्म है वो मार्केट में बहुत पुरानी थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि इस टाइम में अब क्या होगा, इस टाइम में कितनी डिमांड होगी, इस टाइम में कितनी डिमांड होगी, अब इतनी सप्लाई करनी चाहिए, तो क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, ये मार्केट में बहुत टाइम से टिकी हुई है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यहाँ छोटे बड़े का कोई सीन नहीं है, ये कोई भी हो सकती है। लेकिन ये जो है फ्यूचर के बारे में
बहुत ही अच्छे से कर लेती है कि फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह फर्म फ्यूचर में फ्यूचर की प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से करती है। बाकी फर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो पुरानी है, वो नई है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि अब कितनी डिमांड होगी, अब क्या होने वाला है। तो मान लीजिए अगर फर्म ए कर सकती है तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में 5 फर्में हैं, फर्म ए पहले एक बहुत पुरानी है और ये सब नए नए आए हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, ये उन्हीं को तो फॉलो करेंगे ना कि ए तो ऐसा कर रहा है, हम ऐसा कर लें। वो तो कब की आई हुई है, वो पुरानी है। मान लो ए फर्म 10 साल हो गए उसको आए हुए और ये बी सी डी एक एक साल में आए हुए हैं, तो फिर जो ए करेगी वही तो ये करेंगे ना, कि जो पापा कर रहे हैं वही बच्चे भी करेंगे, वो पापा है बन गई अब। तो इसको कहते हैं बैरोमेट्रिक। यहाँ छोटी बड़ी का कोई सीन नहीं है, हो सकता है फर्म ए की कोई सेल ही ना हो, मैं ये नहीं कह रहा फर्म ए बहुत बेचती है, ये केस अलग है, ठीक है, ये केस अलग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ लीडर कैसे कैसे बनते हैं कि बाकी फर्में उसको फॉलो करें। या तो भाई उसकी कॉस्ट कम आ रही है सबसे कम, इसलिए वो लीडर बन गई, या मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट उसका बिकता है इसलिए वो लीडर बन गई, या वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुरानी फर्म है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फर्म है, इसलिए वो लीडर बन गई। और लास्ट इसके अंदर जो केस होता है इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटिव और एग्रेसिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इसका जो मतलब है, इसमें एक बहुत बड़ी फर्म होती है, एक बहुत बड़ी फर्म होती है, इसमें एक बहुत बड़ी फर्म होती है, वो बोलती है, क्या बोलती है वो, जो कीमत मैं रखूं या जो कीमत खा कैसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखेंगे, देख लेना। वो कहती है कि जो कीमत मैं रखूं वही कीमत आप भी रखो, जो कीमत मैं रखूं वही कीमत आप भी रखो। अगर मैं कीमत को बढ़ा रही हूँ तो आप भी क्या कर दीजिए, आप भी बढ़ा दीजिए। अगर मैं कीमत घटा रही हूँ तो आप भी घटा दीजिए, सारे के सारे जो भी हैं। अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो आप भी, अगर आप घटा रहे हो, अगर मैं घटा रही हूँ तो तुम भी घटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा, अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं करा, अगर मैंने प्राइस को बढ़ाया और तुमने नहीं बढ़ाए, या मैंने प्राइस को घटाए और तुमने नहीं घटाए, तो मैं क्या कर दूंगी, ये एक बहुत बड़ी फर्म है, मतलब ये मान लो 5 फर्म है मार्केट के अंदर, ABCDE, तो ये जो ए है ये बहुत बड़ी फर्म है। तो अगर ये कह रही है BCD को, अगर मैं कीमत बढ़ाऊं तो तुम सब भी बढ़ा दो, मैं घटाऊं तो तुम भी घटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं क्या कर दूंगी, मैं अपनी कीमत इतनी कम कर दूंगी कि तुम चारों का नामो निशान मिटा दूंगी, तुम यहाँ पे टिक ही नहीं पाओगे इस बाज़ार के अंदर। तो इसलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा ही तुम करते रहो, मैं लीडर हूँ यहाँ की, तो तुम मुझे बस फॉलो कीजिए, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा वैसा करते रहिए। अगर नहीं किया तो बेटा इतनी कम कर दूंगी, तुम बेच ही नहीं पाओगे अपने प्रोडक्ट को। इसका नाम है एक्सप्लॉइटिव और अग्रेसिव। सीधा खुंदक में बात होती है यहाँ कि जो मैं कर रही हूँ वो रखो सीधा। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं प्राइस इतने कम कर दूंगा कि आप जो है टिक ही नहीं पाओगे। अब देखिए, अब बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। तो लीडर ऐसे ऐसे बन सकते हैं, या तो भाई मेरी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, या मेरी सेल सबसे ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फर्म हूँ,
मैं बहुत ही पुरानी फर्म हूँ और मैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन, फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, या मैं एक बहुत बड़ी फर्म हूँ तो सब मेरे को फॉलो करेंगे, अगर नहीं करा तो मैं बाहर ही निकाल दूँगी सबको। अब बात आती है इसकी और इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको हमें ज़रा ग्राफ से समझना है, इसको हमें ज़रा ग्राफ से समझना है कि इन दोनों के ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। इसमें कोई ऐसा खास ग्राफ है, इसमें तो है ही नहीं। इन दोनों के ग्राफ हमें समझने हैं कैसे ये कैसे होता है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जिसकी लागत सबसे कम है, बाय लो कॉस्ट फर्म कहते हैं इसको। इसके अंदर किस तरीके से ये डिसाइड होता है, देखिए बाय लो कॉस्ट फर्म के अंदर किस तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है ये हम समझ रहे हैं। इसको आपको ग्राफ से इसको आपको जो है ग्राफ से भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने से पहले, बाय लो कॉस्ट फर्म को समझने से पहले इसकी 3 मान्यताएं आपको ज़रा समझनी पड़ेंगी। क्या क्या मान्यताएं समझनी पड़ेंगी, मतलब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे या जो भी हम मॉडल है उसको बनाते समय हमने क्या क्या माना है। सबसे पहले तो केवल 2 फर्में हैं, केवल 2 फर्में हैं। सबसे पहली बात तो मार्केट के अंदर केवल 2 ही फर्में ली हमने। दूसरा यहाँ पे हम लिख लेते हैं सभी की लागत, सभी की लागत, सभी का मतलब दोनों फर्मों की, सभी की लागत अलग अलग है और फर्म ए की लागत, फर्म ए की लागत सबसे कम है, सबसे कम है। मतलब 2 फर्म है मार्केट के अंदर, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी, ठीक है। और जो फर्म ए है उसकी लागत सबसे कम है, मतलब कि वो लीडर है और फर्म बी फॉलोवर है, वो उसको फॉलो करेगी। जैसा जैसा फर्म ए करती रहेगी वैसा वैसा वो भी करती रहेगी। और समरूप मांग वक्र हैं, समरूप AR तथा MR वक्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कर्व AR और MR कर्व जैसा जैसा फर्म ए का है वैसा ही फर्म बी का भी है। अब देखेंगे बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी ग्राफ है, कोई ऐसा कोई खास हुआ ग्राफ नहीं है। देखो कैसे जो है इसके में डिटर्मिनेशन होगा। मान लीजिए ये y अक्ष है और ये जो है ये x अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। सबसे पहले इस देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा मैंने, तीसरी अजम्पशन में समरूप AR और MR वक्र है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का जो AR कर्व फर्म ए का है वही फर्म बी का है, जो MR कर्व फर्म ए का है वही फर्म बी का है। मान लीजिए ये जो है बेटा ये AR कर्व है फर्म ए का ही और यही AR कर्व है फर्म बी का भी। और मान लीजिए ये जो है MR कर्व है, जॉइंट करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल इस तरीके से, अभी तक हमने ऐसे सीखा है ना बनाना, तो इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे ये भी बना सकते हो, चल जाएगा ऐसा भी। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये जो MR कर्व है, ये जो MR कर्व है यही फर्म ए का है और यही MR कर्व फर्म बी का भी है। AR और MR कर्व तो वही हैं, दोनों के यहाँ समरूप हैं। AR और MR वक्र जो ए का है वही बी का है, लेकिन जो लागत है वो अलग अलग है, फर्म ए की अलग है, फर्म बी की अलग है, ठीक है। तो 2 लागत वक्र लेने हैं, MC कर्व ड्रॉ करना है। संतुलन की शर्त क्या होती है, संतुलन की शर्त होती है MR = MC, ये होती है आपकी संतुलन की शर्त। तो 2 MC कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है। मान लीजिए एक MC कर्व जो है, एक MC कर्व जो है वो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक MC कर्व ये आ गया, ये फर्म ए का है और दूसरा MC कर्व जो है
वो ये आ गया, ये फर्म बी का है, ठीक है। फर्म बी का ऊपर क्यों बनाए? फर्म बी का ऊपर इसलिए बनाए बेटा क्योंकि फर्म बी की लागत ज़्यादा है और फर्म ए की लागत कम है, इस वजह से ऊपर बनाइए। अच्छा, अब देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। फर्म ए की अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, एम आर इज इक्वल टू एम सी, कहाँ पर पूरी हो रही है? यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है एम आर इज इक्वल टू एम सी की शर्त पूरी हो रही है। ई ए ये इक्विलिब्रियम है फर्म ए का, तो ये आउटपुट डिसाइड हो गया क्यू ए फर्म ए का, ठीक है। और फर्म ए के अकॉर्डिंगली जो प्राइस हैं वो क्या होने चाहिए? फर्म ए के अकॉर्डिंगली जो प्राइस हैं वो ये होने चाहिए, वो जो है वो ये होने चाहिए ओपी, ये प्राइस होने चाहिए, क्योंकि यही तो ए आर कर्व जो होता है यही तो प्राइस कर्व होता है। फर्म ए के अकॉर्डिंगली तो ये प्राइस होने चाहिए ओपी। लेकिन अब अगर फर्म बी की बात करें, फर्म बी की ये कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है? देखो ये रहा एम आर कर्व और ये रहा एम सी कर्व, इसकी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है बेटा इक्विलिब्रियम की ई बी। तो इसका जो उत्पादन है वो है क्यू बी, यहाँ पे आ रहा है। और फर्म बी के अकॉर्डिंगली प्राइस क्या होने चाहिए? फर्म बी के अकॉर्डिंगली तो प्राइस ये होने चाहिए बेटा P1, इसके अकॉर्डिंगली तो ये होने चाहिए। उसके प्राइस ज़्यादा आ रहे हैं और उसके प्राइस कम आ रहे हैं। ये ए फर्म का प्राइस है और ये बी फर्म का प्राइस है, बट ये बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला? जो लीडर करेगा वही फॉलोवर को मानना पड़ेगा। अगर ऐसा फर्म बी ने नहीं करा, फर्म बी यहाँ पे फॉलोवर है, फर्म ए लीडर है। फर्म ए लीडर क्यों है? क्योंकि फर्म ए की लागत सबसे कम आ रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेच रही है मान लो 5 रुपये पे, और फर्म बी बेच रही है अपने प्रोडक्ट को 7 रुपये पे। तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वो उसकी सेल ही नहीं होगी, सारी तो फर्म ए की सेल होगी क्योंकि वो सस्ता बेच रही है प्रोडक्ट को। फर्म बी को 7 रुपये पे बेचना चाहिए, लेकिन वो बेटा 7 रुपये पे नहीं बेच सकेगी, उसको वही करना पड़ेगा जो फर्म ए ने रखे हैं। फर्म बी को भी 5 रुपये के प्राइस ही रखने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम वाले प्राइस नहीं रखने पड़ेंगे। अगर उसे मार्केट में टिके रहना है तो 5 रुपये पे ही वस्तु को बेचना पड़ेगा, जो कि फर्म ए कर रही है। इसी प्राइस पे क्या करना पड़ेगा? इसी प्राइस पे जो है अपनी वस्तु को बेचना पड़ेगा फर्म बी को भी, जबकि ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका कि लो कॉस्ट फर्म ने डिसाइड करे प्राइस और बाकी फर्म जो हैं उसको फॉलो कर रही हैं। तो फर्म बी इतने पे नहीं, इतने पे ही क्या करेगी? इतने प्राइस पे ही अपनी वस्तु को बेचेगी। इसको कहते हैं लो कॉस्ट फर्म। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है क्या कहते हैं? बाय द डोमिनेंट फर्म, मतलब एक फर्म की जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक फर्म की सेल बहुत ही ज़्यादा है। हाँ यही, और कर्व भी बेटा इन्हीं के ही हैं, कर्व भी केवल इन्हीं के ही हैं और किसी के कर्व नहीं है। देखिए, अच्छा अब हम समझते हैं बाय द डोमिनेंट फर्म, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, बाय द डोमिनेंट फर्म, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है वो लीडर बन जाएगी। अब तो इसको भी पहले पढ़ने से पहले हिंदी में मैं अभी बताता हूँ इन सबको क्या कहते हैं। वैसे तो लिखा होगा बुक में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ सबके नाम हिंदी में क्या कहते हैं इसको। ऐसे लिखा होगा प्रधान फर्म, ऐसे लिखा होगा आपकी बुक में, देखिएगा जब आप प्रधान फर्म, और एक अभी मैं लिख देता हूँ सारे, पहले ये समझिए। बाय द डोमिनेंट फर्म, बाय द डोमिनेंट फर्म जो है इसका मतलब क्या है? इसमें कर्व को बनाते समय पहले हम यहाँ कुछ अजम्पशन लिख लेते हैं कि किस अजम्पशन के बेस पे हम इसको बना रहे हैं। कि सबसे पहले तो एक
बड़ी फर्म है, एक बड़ी फर्म है तथा कुछ छोटी फर्म है, छोटी फर्में हैं। एक तो बड़ी फर्म है, एक बड़ी फर्म है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, और बाकी की जो हैं वो छोटी छोटी फर्म है जिनकी सेल बहुत ही ज़्यादा कम है। डोमिनेंट फर्म जो है वो बाजार मांग वक्र का आंकलन करने में सक्षम है। मतलब क्या हुआ इसका, जो डोमिनेंट फर्म है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, वो मार्केट के अंदर कितनी डिमांड होगी वो उसको कैलकुलेट कर सकती है। वो इतनी कैपेबल है कि वो कितनी डिमांड होने वाली है इसका अंदाज़ा वो लगा सकती है, और डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी वो देख सकती है। डोमिनेंट फर्म छोटी फर्मों की, किसकी, छोटी फर्मों की छोटी फर्मों की पूर्ति का आंकलन, ये लिखिए यहाँ पे, छोटी फर्मों की पूर्ति का आंकलन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ी फर्म है, बाकी छोटी छोटी फर्म है, तो छोटी वाली फर्में कितनी सप्लाई करेंगी ये भी उसको पता है, और टोटल मार्केट के अंदर कितनी डिमांड होने वाली है ये भी उसको पता है। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपको जो कर्व बनाना है वो बनाना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप उद्योग, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लीडर फर्म। कैसे डिसाइड होंगे लीडर फर्म के प्राइस, ये देखिए, यहाँ पे आपको बनाना है, मान लीजिए ये है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये आपका जो है y अक्ष है लीडर फर्म का, और ये आपका x अक्ष है लीडर फर्म का। अब क्या है, पहले हम बात कर रहे हैं उद्योग की। उद्योग का मतलब उद्योग में सारी फर्में आ गई, A B C D E सारी की सारी, ठीक है। फर्म A जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट फर्म है, सबसे ज़्यादा सेल उसकी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरे पॉइंट में, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि वो बाज़ार मांग कितनी होने वाली है उसको पता है। मान लो फर्म एक अंदाज़ा लगा रही है कि भाई मांग इतनी होने वाली है, टोटल ये डिमांड होने वाली है मार्केट के अंदर उस वस्तु की। फर्म ए को मांग का भी पता है, और छोटी फर्में कितनी सप्लाई करेंगी इतनी डिमांड है। मान लो 100 वस्तुओं की डिमांड हो रही है, ठीक है, और छोटी फर्में इसमें से कितना बेचेंगी वो भी फर्म ए पता लगा सकती है, ठीक है। मान लीजिए छोटी फर्में जो हैं, छोटी फर्में इतनी सप्लाई करेंगी, टोटल इतनी सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो बेटा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं वहीं पे क्या होता है, वैसे तो इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ई पॉइंट की, तो इस ई पॉइंट का मतलब क्या है, ये किसका सप्लाई कर्व है बेटा, ये छोटी फर्मों का है, जो छोटी वाली हैं, बड़ी डोमिनेंट फर्म का नहीं है ये छोटी फर्म का है, BCDE का, ठीक है। तो अगर इस ई पॉइंट की बात करें, यहाँ पे तो डिमांड और सप्लाई बराबर है, मतलब छोटी फर्में भी कितना बेच रही हैं, ई पॉइंट पे छोटी फर्में भी 100 बेच रही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसे तो बेटा फिर तो बड़ी बेच ही नहीं पाएगी। भाई मार्केट के अंदर टोटल डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड 100 है, और इस ई बिंदु पे जो संतुलन का बिंदु आया है, यहाँ पे छोटी फर्में कितना बेच रही हैं संतुलन पे, तो क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई बेटा बराबर होते हैं संतुलन के बिंदु पे, ठीक है।
तो अगर डिमांड 100 है मतलब ई पॉइंट पे सप्लाई भी 100 होगी, और ये सप्लाई कर्व किसका है, छोटी फर्मों का, तो मतलब ई बिंदु पे छोटी फर्में कितना बेच रही हैं, 100। तो फिर बेटा बड़ी फर्म क्या करेगी, बड़ी फर्म तो कुछ बेच ही नहीं पाई यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम से जो प्राइस आते हैं, इक्विलिब्रियम से जो प्राइस आते हैं ये कभी भी यहाँ पे डिसाइड नहीं होते। यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे हम एक बिंदु लगा, यहाँ पे एक बिंदु लगा लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम वाले प्राइस डिसाइड नहीं होंगे, ठीक है। या तो इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा या इक्विलिब्रियम से नीचे होगा। क्यों, देखिए, अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस डिसाइड हुए, P1 अगर डिसाइड हुए P1, तो उससे क्या होगा, देखिए, उससे बेटा सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी कम। मतलब ख़रीदने वाले तो 100 हैं और बेचने वाले क्या हो जाएंगे, बेचने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 200। और अगर इक्विलिब्रियम से नीचे डिसाइड हो गया प्राइस, तो इससे क्या होगा, बेचने वाले होंगे 100 और ख़रीदने वाले होंगे, सॉरी यहाँ पे डिमांड हमने 100 ली है, तो यहाँ पे ले लीजिए, मान लो यहाँ डिमांड कितनी है, यहाँ डिमांड है बेटा 100 और बेचने वाले हैं मान लीजिए 60, है ना। तो अब क्या होगा, जो इधर क्या होता है, डोमिनेंट के अंदर ये जो गैप क्रिएट हुआ ये वाला, भाई उपभोक्ता को चाहिए 100 वस्तु, लेकिन बेचने वाले कितने हैं, 60, 40 उपभोक्ता को वस्तु ही नहीं मिल पा रही। तो ये जो गैप आया 40 वस्तु का, इसे कौन फुलफिल करेगा, इसको करेगी डोमिनेंट फर्म। जैसे कि यहाँ पे भी गैप क्रिएट हुआ ये वाला, तो इसको कौन करेगा, सही, डोमिनेंट फर्म। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक यहाँ लगा देना है बिंदु, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक बिंदु बना देना है, ठीक है। ये 3 बिंदु यहाँ से आपको बना देने हैं और इन तीनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिला दोगे तो ये आएगा AR वक्र किसका, या इसी को ही डिमांड कर्व कहते हैं, ये आएगा लीडर फर्म का। और उसके बाद MR कर्व बना देते हैं, ये हो गया आपका MR कर्व लीडर फर्म का। अब MC कर्व बनाते हैं। MC कर्व अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए ये जो है, ये मैंने MC कर्व बना दिया। अब संतुलन कहाँ पे हो रहा है लीडर फर्म का, देखिए संतुलन जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर जो है लीडर फर्म का संतुलन हो रहा है। ये क्वांटिटी आ गई और ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या होने चाहिए, प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंगली वो ये होने चाहिए। अगर ये प्राइस होंगे, अगर ये वाले जो प्राइस होंगे, तो इस प्राइस पे क्या होगा, इस प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी। या तो इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस रहेंगे या इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस रहेंगे। इक्विलिब्रियम पे कभी भी यहाँ पे कभी भी प्राइस नहीं रहते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो अगर सब कुछ सारी छोटी फर्में ही बेच देंगी तो बड़ी फर्में क्या बेचेंगी, बड़ी फर्म कुछ बेच ही नहीं पाएगी कुछ बड़ी फर्म। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फर्म होती है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है वो ये रहता है, या तो ये वाले गैप को पूरा करे या ये वाले गैप को पूरा करे। ये जो नीचे होता है इसको कहते हैं मांग अधिक्य। क्या कहते हैं इसको कहते हैं मांग अधिक्य। और ऊपर वाले गैप को क्या कहते हैं, ऊपर वाले गैप को कहते हैं पूर्ति ऊपर वाले गैप को कहते हैं पूर्ति अधिक्य। ये होता है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। दोनों के मैंने आपको ग्राफ बता दिए, बैरोमेट्रिक का और एक्सप्लॉइटिव का कोई ऐसा ग्राफ नहीं है। इसको कहते हैं प्राइस लीडरशिप के लीडर कैसे बनते हैं, लीडर जो करता है वो बाकी फर्म में उसको फॉलो करती हैं। अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने केवल प्राइस, यहाँ पे हम लिखते हैं कार्टेल, ठीक है। इसको जो है
व्यापार गुट के नाम से भी व्यापार गुट के नाम से भी इसको जानते हैं। व्यापार गुट क्या होता है या कार्टेल जो है क्या होता है, पहले तो ज़रा ये समझिए आप। कार्टेल की या व्यापार गुट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए 5 फर्में हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 फर्में थी, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ए, बी, सी, डी, ई। अब ये 5 की 5 फर्में क्या कर रही हैं, ये 5 की 5 फर्में एक हो गई, एक ग्रुप बना लिया इन्होंने। मान लो ए बी सी डी ई एक ग्रुप बना लिया और एक हो गई पाँचों की पाँचों, एक हो गई एक, मतलब कि एक अधिकार की तरह बन गई है। अब 5 वैसे अलग अलग हैं, लेकिन ये पाँचों फर्में एक होकर काम कर रही हैं, एक ग्रुप के साथ काम कर रही हैं और मोनोपोली की तरह ट्रीट कर रही हैं, एक अधिकार की तरह। कार्टेल क्या होता है, व्यापार गुट क्या होता है, यह फर्मों का समूह होता है। यह फर्मों का समूह होता है। ये फर्मों का समूह होता है ये एक अल्पाधिकार की ए बी सी डी ई, लेकिन काम कैसे कर रही हैं, ये एकजुट होकर पांचों की पांचों एक होकर मोनोपोली की तरह ट्रीट कर रही हैं। ये उसको कार्टेल कहते हैं, उसको व्यापार गुट कहते हैं। क्यों कर रही हैं ये ऐसा, क्या मिलेगा इनको ऐसा करके? ये ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हम सब अलग अलग रहे, ए बी सी डी ई, तो कोई भी लाभ नहीं कमा पाएगा, कोई भी जो है लाभ नहीं कमा पाएगा अगर हम अलग अलग रहे। लेकिन अगर सब हम एक हो गए तो हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो ये फर्मों का समूह होता है जो लाभ कमाने के प्रयास से, जो लाभ कमाने के प्रयास से, लाभ कमाने के प्रयास से एक होकर काम करती हैं, एक होकर काम करती हैं। इनसे सभी को ही फ़ायदा होगा, ए बी सी डी ई सबको। अलग अलग रहेंगी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कार्टेल जो है ये 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है इसको कहते हैं परफेक्ट कार्टेल, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं मार्केट शेयरिंग कार्टेल। एक होता है परफेक्ट कार्टेल, पूर्ण कार्टेल, और इसको कहते हैं बाजार शेयरिंग को देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं, बाजार वितरण कार्टेल इसको कहते होंगे हिंदी में। अच्छा, अब होता क्या है, कार्टेल किस तरीके से वर्क करता है ये समझिए ज़रा। एक होता है परफेक्ट कार्टेल और एक होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। परफेक्ट कार्टेल के अंदर क्या होता है, ये ए बी सी डी ई ये 5 फर्में हैं, ठीक है। इन सभी फर्मों के जो मेन हेड होंगे, मेन हेड, ए फर्म का कोई हेड होगा बड़ा, बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा, ई का होगा। इन सभी फर्मों के हेड क्या कर लेंगे, एक जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेंगे अपनी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करेंगे। इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ए फर्म का भी बंदा होगा, बी फर्म का भी बंदा होगा, सी फर्म का भी होगा, डी का भी होगा और ई का भी होगा। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, कैसे बनाए ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ए बी सी डी ई पांचों फर्में जो हैं उनके जो मेन हेड है वो इसके अंदर हैं, जो क्या डिसीजन लेंगे, क्या प्राइस रखना है, क्या आउटपुट रखना है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। पांचों के बंदों हैं, पांचों फर्मों के बंदे इसके अंदर हैं। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस डिसाइड करता है कि क्या प्राइस रखेंगे और सभी फर्मों को उसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कार्टेल के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है
वो परफेक्ट कार्टेल के अंदर दोनों चीज़ें डिसाइड करता है, कीमत भी और उत्पादन भी। कीमत और उत्पादन दोनों का निर्धारण करता है, दोनों का निर्धारण करता है। सबके मार्जिनल कॉस्ट चेक करेगा, सबका मार्जिनल रेवेन्यू चेक करेगा, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्ट तथा मार्जिनल रेवेन्यू। सबकी मार्जिनल कॉस्ट चेक करेगा, सभी फर्मों की क्या आ रही है, सबके मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस और आउटपुट, फर्म को कितने रुपए पे वस्तु बेचनी चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड करेगा। इसको कहते हैं परफेक्ट कार्टेल। यहाँ पे प्राइस और आउटपुट दोनों डिसाइड होते हैं। बट दूसरा जो होता है वो होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। मार्केट शेयरिंग कार्टेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। पहली जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर केवल कीमत का निर्धारण होता है, केवल कीमत का निर्धारण होता है, आउटपुट का नहीं। यहाँ पे आउटपुट का कोई निर्धारण नहीं होता। और दूसरा जो इसके अंदर टाइप होता है इसको कहते हैं कोटा, QUOTA, कोटा। कोटा के अंदर क्या होता है, कोटा के अंदर फर्मों का जो है वितरण हो जाता है, फर्मों को बांट देते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर बांट सकते हैं, वो जगह के बिहाफ पर बांट सकते हैं, सेल के बिहाफ पे बांट सकते हैं, ठीक है, या रेवेन्यू के आगम के अकॉर्डिंगली बांट सकते हैं। किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंगली फर्म का वितरण कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं कोटा। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि आखिर कैसे ये सब डिसाइड होगा का, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, ये परफेक्ट कार्टेल की अगर हम बात करें, कैसे ये कीमत का निर्धारण होगा और कैसे ये आउटपुट वगैरह डिसाइड होता है। इसका ज़रा ग्राफ समझेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड होगा, कैसे इसका फिगर बनेगा। आसान है इसकी फिगर, कोई बहुत ज़्यादा हुआ चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसके कर्व की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, दो फर्में हैं, एक है फर्म ए और एक है फर्म बी, ठीक है। और ए यहाँ पे हम लिखते हैं उद्योग, ठीक है। फर्म ए का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, फर्म ए का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, फर्म बी का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, और इंडस्ट्री का जो ग्राफ है वो हम बनाएंगे यहाँ पे। देखिए ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये y हो गया, ये x हो गया। अब क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने ये बोला कि भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबकी मार्जिनल कॉस्ट देखेगा, AR कर्व देखेगा, MR कर्व देखेगा, सब कुछ चेक करेगा कि इंडस्ट्री की सबकी क्या आ रही है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा सबका जो AR कर्व है वो ये आ रहा है, टोटल AR कर्व, टोटल एवरेज रेवेन्यू ये है टोटल, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है टोटल वो ये आ रहा है, AR कर्व ये है और MR कर्व ये है, टोटल सबका मिला के। और जो मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट वो ये आ रही है सभी फर्मों की। तो उसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम क्या डिसाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम जो है ये डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम पे इसके अकॉर्डिंगली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये टोटल आउटपुट है, QT लिख देते हैं, टोटल आउटपुट। इसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो ये होने चाहिए, ये
ए आर जो होता है यही प्राइस होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्राइस क्या होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली प्राइस ये होने चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं ओ पी। अब ये किसने डिसाइड करे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये प्राइस जो हैं, ये जो प्राइस आए हैं, ये प्राइस जो हैं इन दोनों फर्मों को क्या करने पड़ेंगे, ये प्राइस जो है इन दोनों फर्मों को ये प्राइस जो हैं एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि ठीक है जी, पी प्राइस पे जो है हम क्या करेंगे, पी प्राइस पे हम जो है वस्तु को बेचेंगे। क्यों, क्योंकि ये पी प्राइस कहाँ से आया है, ये पी प्राइस कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, उद्योग ने डिसाइड करा है, उद्योग ने। अच्छा, अब मान लो टोटल उत्पादन जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 100 का डिसाइड हुआ है कि टोटल जो प्रोडक्शन होगी वो 100 की होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब उस 100 में से ए कितनी बनाएगा और बी कितनी बनाएगा या कितनी बेचेगा, वो कैसे डिसाइड होगा। चलो प्राइस तो ये डिसाइड होगा भाई इस प्राइस पे बिकेगा, लेकिन उसमें से ए कितना बेचेगा और बी कितना बेचेगा ये कैसे डिसाइड होगा। आपको क्या करना है, ये जो इक्विलिब्रियम आया है यहाँ पे ई बिंदु पे, यहाँ से आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये प्राइस की लाइन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम की लाइन है। यहाँ से आप लाइन खींचेंगे और दोनों फर्मों का मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है, इसका मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनेगा फर्म ए का, और इसका मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, सही से बनाएंगे इसको, इसका मार्जिनल कॉस्ट बनेगा इस तरीके से फर्म बी का। ठीक है, अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हैं, ये जो इक्विलिब्रियम वाली हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इक्विलिब्रियम वाली, वो कहाँ पे इसको कट कर रही है, वो इसको कट कर रही है यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे कट कर रही है और ये इसको यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो टोटल 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसमें से फर्म ए जो है वो QA क्वांटिटी बेचेगा और ये जो है ये QB क्वांटिटी बेचेगा। मैं ये नहीं कह रहा बेटा ये इक्वल इक्वल होगा कि 50 ये बेचेगा 50 ये बेचेगा, नहीं, ये कुछ भी हो सकती है जो भी इक्विलिब्रियम पे डिसाइड हुआ है। मान लो ये कुछ भी हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है लेकिन पोर्शन कुछ भी हो सकता है, इक्वल ज़रूरी नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। ये EA फर्म ए का संतुलन है और ये EB फर्म बी का जो है संतुलन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल आउटपुट जो Q प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से QA फर्म ए कर रही है, QB फर्म बी करेगी, और जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, और जो कीमत है वो क्या रहेगी, कीमत जो है वो P रहेगी। P कीमत पर फर्म ए इतनी क्वांटिटी और फर्म बी इतनी क्वांटिटी जो है सोल्ड करेगी। तो इस तरीके से कार्टेल क्या करता है, इस तरीके से कार्टेल जो है वो वर्क करता है, इसको कहते हैं कार्टेल। और ये क्या कितने तरीके का होता है ये मैंने अभी आपको यहाँ ऊपर बताया। एक होता है परफेक्ट कार्टेल और एक होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। और इसका कर्व कैसे बनाया मैंने आपको बता दिया परफेक्ट का।